नासा की यूनिवर्स के मुतालिक कुछ ऐसी हैरत अंगेज खोज जो कि आपके होश उड़ा कर रख देंगी। ज़मीन पर चलने वाली तेज़ तरीन हवाओं की बात करें तो ये 1990 के अंदर अमेरिका के अंदर एक टोर्नेडो में 480 किलोमीटर पर घंटा की रिकॉर्ड की गई थी। टोर्नेडो यानी हवा के तूफान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1996 के अंदर ये हवा 408 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक रिकॉर्ड की गई। इंसानी जिस्म 50 किलोमीटर पर घंटा की हवा पर पीछे पुश होने लगता है और ये हवा इसको पीछे धकेलने लगती है। 100 किलोमीटर पर वो अपना बैलेंस खो देगा, जबकि 250 किलोमीटर की हवा इसको उठाकर कहीं भी फेंक सकती है। और अगर ये 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच जाए तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने ज़मीन से 500 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक प्लेनेट को डिस्कवर किया है जहां पर हवा चलती है 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। जी हाँ, 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि अगर ये ज़मीन के पास मौजूद होती तो इसके एटमॉस्फेयर को ही उड़ा के रख देती। इस प्लेनेट का नाम है वास्प 127b। अगर इस प्लेनेट की तरह ये हवा की स्पीड ज़मीन पर मौजूद होती तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के अलावा हर चीज़ को ज़मीन पर तबाह कर देती और इंसानों के तो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देती। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ हवा की स्पीड ही ज़मीन पर ज़िंदगी को कायम रखने का फैसला करने के लिए काफ़ी थी। बाकी फैक्टर्स को तो आप छोड़ दें। और ये वो चीज़ है जिसको हम काउंट के अंदर ही नहीं लाते। आमतौर पर हमारा सूरज, जो कि एक दरमियाने साइज का सितारा है, देखने के अंदर ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें इसके अंदर समा सकती हैं। जी हाँ, ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि अब तक का दरियाफ्तशुदा सबसे बड़ा सियारा या फिर सूरज हमारे सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है कि हमारा सूरज इसके सामने एक बिल्कुल बैक्टीरिया बन जाता है, इनविजिबल बैक्टीरिया। और ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 100 अरब सूरज इसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 19,570 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका डायमीटर यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला 2.14 बिलियन किलोमीटर है, जिसे अगर आप एक सरकमफेरेंस यानी एक गोलाई से दूसरी गोलाई तक नापें तो ये 6.7 बिलियन किलोमीटर बनता है। एक कमर्शियल जहाज तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है। इस हिसाब से इसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए बिना रुके 856 साल तक मुसलसल उड़ना होगा। और रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि सेम इसी जहाज को ज़मीन का पूरा चक्कर लगाने के अंदर 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि हमारे सूरज का चक्कर लगाने के अंदर इसको 202 दिन का टाइम लगेगा। स्टीफेंसन 2b के सामने हमारे सूरज की औकात को, उसके बाद हमारे ज़मीन की औकात को और उसके बाद हमारे जिस्म की औकात को सामने रख कर देखें कि ये है इस कायनात के सामने आपकी हैसियत। हम इंसान जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ज़मीन पर सब कुछ होने का दावा करते हैं। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि ये गोल दायरे के अंदर घूमता हुआ एक प्लानिटरी सिस्टम यानी हमारा सोलर सिस्टम रियल के अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, यानी तमाम प्लैनेट्स जिसके अंदर हमारी ज़मीन भी शामिल है एक स्टेशनरी या फिर स्टील हालत के अंदर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। पर ये सच नहीं है। सच ये है कि ना सिर्फ ये खुद को ऑर्बिट कर रहे हैं जैसे हमारी ज़मीन खुद का भी चक्कर लगा रही है, बल्कि हमारा सूरज अपने गिर्द मौजूद तमाम प्लैनेट्स को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के पास एक खास पैटर्न के अंदर कुछ इस तरह से घूम रहा है। और इसे इस एक चक्कर को पूरा करने के अंदर 230 मिलियन साल लगते हैं, जिसे हम गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए की ग्रेविटी इस कदर ज्यादा है जो कि हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर रहा है। और आपको बताता चलूं कि ये स्पीड भी कोई मोटरवे की स्पीड नहीं है, यानी 100, 120, 140, बल्कि ये है 8,28,000 किलोमीटर पर घंटा की। जी हाँ, जस्ट इमेजिन दैट। और ये मिथ भी गलत है कि मिल्की वे गैलेक्सी दिखती कैसी है। सच ये है कि हमने आज तक मिल्की वे गैलेक्सी को नहीं देखा, बस इसके आसपास की गैलेक्सीज की शेप को देखकर हमने अंदाजा लगाया कि ये ऐसी स्पाइरल ही दिखती होगी। और हम बाहर निकलकर इसकी शेप को कभी देख भी नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर लें। इसकी वजह यह है कि हमें इससे बाहर निकलने के लिए तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर का टाइम चाहिए और इतना ही टाइम चाहिए यहाँ से वापस आने के लिए। और लाइट एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि बिना रुके आपको 2 लाख लाइट ईयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पर भी 2 लाख साल तक सफर करना पड़े जस्ट टू सी द रियल शेप ऑफ योर गैलेक्सी। हैरत की बात यह है कि जैसे हमने ऊपर जाना कि मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है, लेकिन ये घूमना ऐसा नहीं है जैसा कि एक गोल चक्कर हमें वीडियोस के अंदर दिखाया जाता है। एक्चुअली ये घूमना दरअसल इस तरह की एक अजीबो गरीब शेप के अंदर है जो कि बहुत ही अमेजिंग भी है।
मिल्की वे गैलेक्सी की इस खास रोटेशन की वजह दरअसल इसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, जो कि पूरा एक ग्रुप है और इसको कहते हैं लोकल ग्रुप, जिसके अंदर 40,000 के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की मूवमेंट का ये खास पैटर्न बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई समुद्री जानवर बड़े समंदर के अंदर तैर रहा हो। दरअसल हमारी स्पेस भी बिल्कुल एक बड़े समंदर की तरह एक्ट करती है, क्योंकि ज़मीन की तरह यहाँ पर भी ग्रेविटी मौजूद ना होने की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्री फ्लोट कर सकता है, जिसको तैरना कहते हैं। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन के अंदर भेजने से पहले बाकायदा एक बड़े स्विमिंग पूल के अंदर जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी के अंदर सर्वाइव करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। और इस मूवमेंट के बाद जरा इन समुद्री जानवरों को देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह से फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के कि तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जिस तरह से आसमान के अंदर फ्लोट कर रही हैं। और ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज इस तरह से फ्रीली तब तक मूव करती रहती हैं जब तक किसी बड़े सितारे की ग्रेविटी इनको खुद से बांध ना दे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मिल्की वे को आज तक किसी ने इसकी असल शक्ल के अंदर नहीं देखा, प्लैनेट्स को नहीं देखा, ये भी बता दिया कि वो अपने एक मखसूस मदार के अंदर ग्रेविटी के असर की वजह से तैर रहे हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि अरबी का जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया गया है इसका नाम है यस्बाहून, जो कि उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ तैर रही हो। आप एक लम्हे के लिए ज़रा सोच कर देखें कि आज से 1400-1500 साल पहले इस कायनात को बनाने वाले के अलावा भला ये कौन बता सकता है कि ये कायनात दिखती कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, सिवाय अल्लाह के। आसमान के अंदर मौजूद इस फैब्रिक की वजह से, जो कि नज़र नहीं आता, हमारी खला के अंदर ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार होता है स्पेस फैब्रिक, जिसको आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि जितना गहरा ये स्पेस के अंदर जाकर रुकेगा उतनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी आसपास की चीज़ों को खींचेगी। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त को, जिसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करके साइंस का रुख ही बदल दिया था, इसको कुरान करीम के अंदर सूरह अज़-ज़ारियात की आयत 7 के अंदर अल्लाह फरमाता है, उस आसमान की कसम जो कि जालीदार है। That star will bend space-time in that extra dimension that you can't see. See, you can't see it bent up over there. अब जरा ये देखें, ये है हमारी आंख और ये है एक नेबुला जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं। ये है हमारी कायनात की शेप और ये है हमारे ब्रेन सेल्स का जाल जो कि मिलकर हमारी कॉन्शियसनेस को बनाता है। ये है हेलिक्स नेबुला और ये है हमारा डीएनए। ये है एक सितारे की पैदाइश और ये है हमारी पैदाइश एक सेल की डिवीजन। ये है बिजली की स्ट्राइक या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक और ये है हमारी आंख की ब्लड वेसल्स। अब आप बताएं कि क्या आपको इसके अंदर कोई सिमिलैरिटी दिखती है? जी हाँ, इस कायनात के अंदर एक जैसा निज़ाम इस बात का सबूत है कि पूरी कायनात और हम इंसानों का खालिक दरअसल एक ही है। और अगर ऐसा ना होता तो हमें इसकी हर एक तख्लीक के अंदर एक जैसा पैटर्न कभी नज़र नहीं आता, क्योंकि हर खुदा की अपनी अपनी एक अलग सोच, अलग क्रिएशन और अपनी अलग इंजीनियरिंग होती। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। उस अल्लाह की, उस खालिक की तख्लीक के अंदर बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है, और ऐसा इसलिए कि वो खुद चाहता है कि हम उसकी निशानियों को देखकर उस तक पहुंचने की कोशिश करें। हम सिर्फ इसको कोई इत्तफाक ना समझें, बल्कि हमें अंदाजा हो कि हम इसी कायनात के अंदर पैदा करके ज़मीन पर उतारे गए हैं, जिसका सबूत खुद हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला की एक सिफ्त का नाम बदी भी है, यानी वो बगैर किसी मादे वगैरह के और बगैर किसी नमूने के अपनी मखलूक को पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो कि खालिक की डेफिनेशन भी है। सूरह अल बकरा आयत 117 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि वो अल्लाह आसमानों और ज़मीन को अदल से वजूद के अंदर लाने वाला है, और जब अल्लाह किसी काम को वजूद में लाने का फैसला कर लेता है तो बस कह देता है और वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।